नमस्कार, हरियाणा डायरी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो जी हां, सरकार के द्वारा कई तरह के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री जनसंवाद के जरिए इन कार्यों का फीडबैक लेते हुए भी नजर आते हैं। इस कार्यक्रम में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को बताने की कोशिश करेंगे हम। इसके अलावा मुख्यमंत्री के क्या कुछ प्रयास है वो भी आपको बताएंगे। महिलाओं के लिए कई तरह के कार्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इन कार्यों का संचालन बेहतर तरीके से हो, इसकी मॉनिटरिंग खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं। अगर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जो उनके लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि किसी भी परिणाम तक पहुंचने के लिए उस योजना की पहल करना बेहद जरूरी है। हरियाणा की मनोहर सरकार भी सदैव इस बात को लेकर प्रतिबद्ध रहती है कि प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहचान ही उनके काम को लेकर है, क्योंकि हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि हरियाणा किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह जाए। यहाँ महिलाओं की इज्जत हो, बेटियों को सम्मान मिले, बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसके लिए प्रदेश की मनोहर सरकार ने कई बड़े और नेक कार्य किए हैं, जिसका परिणाम है हरियाणा के लिंगानुपात में सुधार। जी हां, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत में लॉन्च की गई थी। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक राष्ट्रीय पहल के तौर पर करते हैं। योजना का उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करना और उनके प्रति लोगों की नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाना है। और इन सब कार्य में हरियाणा सरकार सफल भी हुई है, क्योंकि अब हरियाणा के लिंगानुपात में बदलाव आया है। हरियाणा में सफल हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। हरियाणा से शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल होता नजर आ रहा है। लिंगानुपात के ताजा आंकड़ों में हरियाणा में शानदार सुधार देखा गया है। हरियाणा का लिंगानुपात पहली बार 900 के पार पहुंचा है। पिछले एक दशक में हरियाणा के लिंगानुपात में 38 अंकों का बड़ा सुधार हुआ। जहां एक और साल 2011 में हरियाणा का लिंगानुपात 1000 बेटों के पीछे 879 था, तो वहीं अब लिंगानुपात 38 अंक बढ़कर 917 तक पहुंच चुका है। इसको लेकर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वें मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया कि हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। पीएम के मेहमान जींद के सुनील जागलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम में मेहमान बने जींद के सुनील जागलान को लेकर पीएम ने कहा कि हरियाणा के सुनील जागलान का मेरे मन पर प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी। मैंने भी
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर नजर पड़ी तो मैंने उसे मन की बात में शामिल किया। मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। लिंगानुपात में जींद का सबसे अच्छा स्थान। बात करें कैथल की तो हरियाणा के कैथल जिले के लिंगानुपात में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का जिला का लिंगानुपात 913 तक पहुंचा और प्रदेश में 11वें स्थान पर यह है, जबकि पड़ोसी जिले जींद इस मामले में पूरे प्रदेश में अच्छे स्थान पर बना हुआ है। जींद का लिंगानुपात पहली तिमाही का 996 है। इससे पहले कभी भी जींद का किसी तिमाही में इतना लिंगानुपात नहीं हुआ। जनवरी से लेकर मार्च तक कैथल जिले में 4127 बच्चे जन्मे। इनमें लड़कों की संख्या 2157 जबकि लड़कियों की संख्या 1970 थी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मन की बात कार्यक्रम में हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर अपनी बात कही। साथ ही उन्होंने हरियाणा के विकास को लेकर भी बताया। क्योंकि सरकार का काम विकास के साथ साथ जन जागरण करना, जनता को दिशा ठीक देना, ये भी रहता है। तो मन की बात ने बहुत बड़ा एक उपयोग उसका हुआ और ये काम किया है कि देश की जनता को, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति के अभियान में सहयोग हो और चाहे प्रगतिशील किसानों का एक बात कही उन्होंने, पानी को बचाने की बात कही है, एनवायरनमेंट की बात कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही है उन्होंने। तो ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा करते हुए, हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की जनता को भी उत्साह मिलता है। और मैं समझता हूँ देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए सारे देश के लोग एक साथ जब मन की बात में बैठते हैं और एक निश्चित समय पर बैठते हैं तो लोगों में एक दूसरे के साथ जुड़ने का भाव जागृत होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो भी पैदा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक काम देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसा मैंने बताया कि देश के लोग इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जुड़ते हैं, इसके बराबर अगर मैं उदाहरण दे सकता हूं तो कभी महाभारत का एक एपिसोड जो चलता था टेलीविजन के अंदर और जब लोग उसको देखने के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते थे, एकदम जैसे कर्फ्यू टाइप लग जाता है, ऐसा हमने देखा। उसी प्रकार का हर रविवार को हर रविवार नहीं, महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे और प्रधानमंत्री जी की मन की बात के समय लोग अपने सब कामों को छोड़ करके और कहीं ना कहीं टीवी के सामने बैठते हैं। उनको एक दिशा मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं होती, समाज सुधार की बात होती है, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, एक दिशा की बात होती है। तो लोगों को स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने वाला ये कार्यक्रम है। आज भी अनुमान से बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों ने इस एपिसोड को आज सुना है। कुल व्यूअरशिप अभी तक 100 के 100 एपिसोड की एक सर्वे के हिसाब से जो उन्होंने बताया है वो लगभग 100 करोड़ है। उसमें से आधे लोग ऐसे हैं जो लगभग हर बार सुनते हैं, आधे लोग कभी मिस करते हैं, कभी कोई एपिसोड देख पाते हैं, कोई नहीं देख पाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा अभियान, दुनिया का इतना बड़ा अभियान व्यूअरशिप का शायद ही कोई उदाहरण इसका मिले। हरियाणा में भी आज 10 लाख से ऊपर लोगों ने इस समय इस कार्यक्रम को सुना है। एक व्यवस्थित कार्यक्रम आज सारे हरियाणा में किया गया। वहीं बेहतर लिंगानुपात के मामले में हरियाणा के कई जिलों के आंकड़े बेहतर हैं। इसमें जींद 996, कुरुक्षेत्र
963, सिरसा 943, फतेहाबाद 940, अंबाला 939, झज्जर 939, पानीपत 936, पलवल 929, नूह 914, यमुनानगर 914। इस हिसाब से हरियाणा में लिंगानुपात का आंकड़ा काफी अच्छा हो चुका है। बेटियों के उज्जवल भविष्य, उनकी सुरक्षा आदि के लिए हरियाणा सरकार का प्रयास, हरियाणा सरकार की मेहनत रंग ला रही है। तभी तो हरियाणा लिंगानुपात के मामले में बेहतर हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा सुधरेगा, क्योंकि जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम गर्भ में भ्रूण हत्या को लेकर एक सफल रेड कर चुकी है और प्रशासन की यही सख्ती आने वाले दिनों में हरियाणा में और भी ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाने में सफल होगी। चलिए बात कर लेते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही अंत्योदय योजना की। जी हां, अंत्योदय योजना जो है गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजना है, जिसका हरियाणा प्रदेश में सभी को लाभ भी मिल रहा है। समय समय पर मुख्यमंत्री लाभार्थियों से जनसंवाद के जरिए बातचीत भी करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि योजनाओं का संचालन सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। अंत्योदय मेले का भी आयोजन प्रदेश में समय समय पर किया जाता है। इसी के तहत भिवानी में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया था। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले, इसी सोच के साथ कार्य कर रही है। सबसे ज्यादा फोकस हरियाणा के गरीब परिवारों पर मनोहर सरकार का है। गरीब परिवारों के उत्थान के लिए मनोहर सरकार की ओर से चलाई गई अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, साथ ही रोजगार दिलाने के लिए अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं, जिसका बड़ा लाभ प्रदेश के गरीब व्यक्तियों और बेरोजगारों को मिल रहा है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर अंत्योदय मेले का आयोजन सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है। को आज की सूचना दी गई है, ऐसे सब वो परिवार जो अपना जीवन अभी तक बहुत गरीबी में और व्यतीत कर रहे थे। हमने, जैसा आपको जानकारी है कि पिछले समय सब परिवारों की पहचान करने के लिए उनका जो डाटा बैंक बनाया है, उसमें आय के आधार पर एक वर्गीकरण किया है। उस वर्गीकरण में 1 लाख रुपए तक की आय, वर्ष में 1 लाख रुपए तक जिनकी आय है, उनका एक वर्ग बनाया है। 1 लाख से 1,80,000 तक ये दूसरा वर्ग बनाया है, और अभी 1,80 से ऊपर ये पूरा एक और वर्ग है। तो इनकी समय समय पर अलग अलग योजनाओं के संबंध में मैं बात करता हूँ। हमारे आने से पहले जो पिछली सरकारें थी, लगातार वो गरीबी की बात करती थी और नारे लगाती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हटाने और मिटाने के लिए कोई एक सार्थक पहल, कोई एक कंक्रीट प्रोग्राम जिसके माध्यम से और वो गरीबी के इस अभिशाप से लड़ाई लड़ सके, ऐसा कभी नहीं हुआ। कष्ट और दुख तो हमारे मन में भी बहुत होता था। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों से जब मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि अपना परिवार का सामान्य जो जीवन यापन भी है, सामान्य गुजारा भी है, वो करने में बड़े कठिनाई महसूस करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। हमने उसके लिए एक योजना बनाई, और योजना ये बनाई कि पहले चरण में जिनकी आय वर्ष की 1 लाख, ऐसी हमने जांच की है, ऐसे परिवारों में से किसी एक व्यक्ति को, और कोई ना कोई उनको व्यवसाय के नाते, चाहे कोई प्राइवेट नौकरी हो अथवा सरकारी नौकरी भी, जो कोई जिसको कहना चाहिए आउटसोर्सिंग, जिसको अभी तक कच्ची नौकरी कहते हैं, उस प्रकार से उनको मिले, या उनका कोई हुनर का विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट की जाए। ऐसे लोग अपना कोई व्यवसाय वो खोल सके, बना सकें, कोई दुकान चलाना चाहे दुकान चला सकें, अपने कोई पैतृक व्यवसाय, छोटे मोटे घर के जो परिवार के मुखिया होते हैं उनका भी कोई काम होता है, उसमें साथ जुड़ने के लिए
अगर उनको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, सरकार की सब्सिडी चाहिए, अनुदान चाहिए अथवा बैंक से लोन चाहिए, इन सब बातों को लेकर के हमने योजनाएं शुरू की। और आपको तो खैर पता इसलिए है कि आप सब ने उसमें सहभागिता की है। हमने हर ब्लॉक के अनुसार जो ऐसे कैंप, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक योजना बनाई है और उसके अंतर्गत ऐसे लोगों के बुला बुला करके कैंप लगाने शुरू किए। हर परिवार के किसी एक सदस्य को, जो सामान्यतः युवा है या कोई युवा अगर परिवार में काम करने वाला नहीं है तो कोई महिला है, कोई पुरुष बड़ी आयु का है, इनमें से लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने और उन कैंपों को अटेंड किया है। ऐसे 3 बार ये कैंप लगाए गए और इन 3 बार के कैंप में और लगभग 1 लाख में से 32,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनको कोई ना कोई सहायता जो उन्होंने स्वीकार की हुआ। और हमने बैंकों के माध्यम से आपको, जिनको लोन चाहिए था उनको लोन लेके दिया, जिनको कौशल विकास की आवश्यकता थी उनको कौशल विकास के लिए चुना गया, जिनको कहीं प्राइवेट नौकरी दिला सकते थे उनको वो काम दिलाया गया। एक दार्शनिक ने कहा है कि व्यक्ति गरीब पैदा होता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति गरीब मरता है तो निश्चित रूप से उसी का दोष है, क्योंकि आखिर हम जीवन भर मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो अपने गरीबी के कुचक्र में से बाहर निकल सकते हैं। हम जिस पीढ़ी में आज हैं, ये तय करें, हम भले गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन तय करें कि हमारी अगली पीढ़ी इस गरीबी को न देखे, उसकी पीढ़ी तक हम कुछ ना कुछ ऐसा उसको उस लायक बना सकें कि अपने परिवार को अच्छे से उसका वो पालन कर सकते हैं। गरीबी के दूर करने के लिए ये ठीक है कि सरकार कुछ सहायता करती है, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ा विषय ये रहता है कि समाज के 3 वर्ग, अगर मैं मोटे रूप से कहूँ, समाज के 3 वर्ग होते हैं। उच्च आय वर्ग हमेशा खुद अपना काम भी करता है, अपने व्यवसाय को भी बढ़ाता है, और सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से समाज के लिए कुछ विकास के कामों में, कुछ समाज की सहायता के लिए वो कुछ योगदान भी करता है, टैक्स के रूप में करता है, अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करता है। तो उनका एक दायित्व होता है कि अपने काम के साथ साथ वो सरकारों को भी कुछ दे, समाज को भी कुछ दे। एक दूसरा वर्ग ऐसा है कि जो न उच्च वर्ग में आता है, न निम्न आय वर्ग में आता है, जिसको मध्य वर्ग का कहते हैं। मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अपना परिवार को अच्छे प्रकार से चलाते हैं, उनको न देने की चिंता है न लेने की चिंता है, क्योंकि वो इस लेवल में है। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो अपने परिवार को अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। और एक वर्ग ऐसा है जिसमें हम सब संबंध रखते हैं, जिसको हम निम्न आय वर्ग का कहते हैं। निम्न आय वर्ग का यानी जो गरीबी हमारी है, उसके कारण कोई भी हो सकते हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारे परिवार की परिस्थितियां ऐसी हैं, या कहीं कोई किसी प्रकार की कठिनाई आई, काम करने में काम नहीं मिला, किसी के पास उस प्रकार के साधन नहीं है, नौकरी नहीं मिली, हमारी पढ़ाई ठीक नहीं हुई होगी, तो जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है जो गरीब है। ऐसे गरीब वर्ग को सहायता दी जाए, चाहे वो ग्रांट के रूप में दी जाए, चाहे वो किसी सब्सिडी के रूप में दी जाए, ऋण के रूप में दी जाए, या उनके परिवार के पालन पोषण में अन्य सहायता, जैसे बच्चों की पढ़ाई है वो मुफ्त में। इसी के तहत भिवानी में लगने वाले अंत्योदय मेले को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस योजना के तहत जिन लोगों की आय 1,80,000 से कम है, उन्हें सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। बैठक में एडीसी वशिष्ठ ने 1 मई से आयोजित होने वाले मेलों की निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जो मेले लगने हैं उनके बारे में था, और मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनको बिल्कुल साफ कर दिया जाए कि ये स्कीम किसी को सब्सिडी देने के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है गवर्नमेंट की, कि हर परिवार की इनकम बढ़ाने के लिए उन परिवारों को एक परमानेंट रोजगार देना है, ताकि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए तो वो गरीबी का जो जीवन है उससे ऊपर उठाया जा सके। सरकार चाहती है कि 2025 तक कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे हो, 1,80,000 रुपये से नीचे हो। हमारे यहाँ मेले 1 मई से शुरू होंगे और 17 मई तक मेले चलेंगे। भिवानी में 1 मई से लेकर 4 मई तक मेले। मेले 4 मई तक भिवानी बीएल में है, 5 से 6 को लोहारू में है,
सिवानी में 8 और 9 तारीख को है और भवानी खेड़ा में 10 और 11 तारीख को है। बहल में 12 तारीख को, कैरू में 13 तारीख को है, 15 तारीख को भिवानी एमसी में है और तोसाम में 16 मई और 17 मई को है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों को काम शुरू करवा स्थायी रूप से आय में बढ़ोतरी करना है। मेलों से पहले पात्र परिवारों को प्री काउंसलिंग के माध्यम से स्वरोजगार परक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसलिए परिवार पहचान पत्र के आधार पर चिन्हित किए गए पात्र परिवारों के घर पर जाकर उनको विस्तार पूर्वक और बारीकी से जानकारी देने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। पात्र परिवारों की आय में बढ़ोतरी को लेकर लाई गई इस योजना के तहत लगे मेलों में चिन्हित 4,753 पात्र व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। भिवानी ग्रामीण क्षेत्र से 1,253 और शहरी क्षेत्र से 444, तो वहीं लोहारू ग्रामीण क्षेत्र से 491 और शहरी क्षेत्र से 67 पात्र व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ सिवानी से ग्रामीण क्षेत्र से 478 और शहरी क्षेत्र से 117 पात्र व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। 3,753 बेनिफिशियरी हैं टोटल, जिनको इनवाइट किया गया है और हम चाहते हैं कि 100% टर्नआउट हो इसमें, ताकि मैक्सिमम लोगों को सरकार की स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाए। हम केवल एक चीज़ मीडिया से भी चाहते हैं कि जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनको साफ तौर पे बता दें कि ये स्कीम सब्सिडी देने के लिए नहीं है, उनके परिवार की आय को बढ़ाने के लिए है, उनको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए है, उनको एक परमानेंट स्किल देने के लिए है। मेलों में हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम, हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद सहित आदि विभाग अपनी अपनी स्टॉल लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और विभाग की सफलता की कहानी भी दर्शाएंगे। कुल मिलाकर गरीब परिवारों का संपूर्ण विकास हो और उन्हें सरकार की तरफ से चलाई जा रही हर योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रशासनिक स्तर से सरकार के स्तर पर भी गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। ये यमुनानगर के उत्तरी छोर में बंगाल टाइगर देखा गया। आपको बता दें कि ये 110 साल बाद ऐसा मौका देखने को मिला था जब बंगाल टाइगर को देखा गया। विलुप्त प्रजातियों में से एक है बंगाल टाइगर और इसे देखा गया है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटा यमुनानगर जिले का कलेसर नेशनल पार्क फिर से चर्चा में है। चर्चा की वजह है करीब 110 साल पुराना नेशनल पार्क में दिखाने वाला बंगाल टाइगर। 18 अप्रैल और 19 अप्रैल की देर रात बंगाल टाइगर जंगल में चहलकदमी करते वक्त जंगल में लगे क्लिक एंड फ्लैश कैमरे में कैद हो गया। जब कैमरे की फुटेज देखी गई तो वहां कार्यरत कर्मचारियों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। वहीं बंगाल टाइगर की तस्वीरें खुद वन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस दौरान कंवर पाल गुर्जर ने खुशी जताते हुए कहा कि जिस तरह प्राकृतिक रूप से जंगली जानवरों का संरक्षण होना चाहिए, उसकी ये बखूबी तस्वीर नेशनल पार्क से सामने आई है। उन्होंने कहा कि 110 साल बाद हरियाणा के इस नेशनल पार्क में बाघ दिखना बड़े ही गर्व की बात है। ये अच्छा संकेत है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो संरक्षण होना चाहिए जंगली जानवर का, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद ये बहुत लंबे टाइम के बाद 90-100 साल के बाद यहाँ शेर दिखाई दिया। उससे पहले शेर होते थे यहाँ, लेकिन अब उसके बाद शेर दिखाई नहीं दी, लेकिन अब दिखाई दिया तो ये अच्छा लक्षण है। और इसी प्रकार से दूसरी साइड से हाथी भी पिछले 20-25 साल से हाथियों का आना भी यहाँ उसकी शुरुआत हुई। ये सारी चीज़ें जो है अच्छे संकेत हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी यमुनानगर के इस क्षेत्र को लगातार विकसित किया जा रहा है। हथनी कुंड में भी पर्यटन के बढ़ावे के लिए पार्क बनाया गया है। पर्यटन की दृष्टि से हम इस पे काम कर रहे हैं और जल्दी हम यहाँ जो हथनी कुंड है इसका टेंडर करने दे रहे हैं।
तो यहाँ उससे अभी भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का आना जाना शुरू है और अभी हमने काफ़ी पैसे खर्च करके लगभग 12 करोड़ के करीब हमने राशि खर्च की है और वहाँ पे एक पार्क का निर्माण किया है। हालांकि पार्क का डेवलप होने में तो भी टाइम लगेगा, जो उसका स्थूल कार्य था वो तो सारा लिया, लेकिन घास लगाना, पेड़ लगाना वो भी बाकी है। तो जल्दी वो सारा का सारा भी पूरा हो जाएगा और फुहारे वगैरह जो भी है सारे चल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ उसके आने से और भी पर्यटक बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के जंगल में बाघ का दिखना गर्व की बात है। 110 साल बाद कलेसर नेशनल पार्क में विलुप्त बंगाल टाइगर दिखने पर खुशी भी जताई जा रही है। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों में अपडेट के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।